नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं कामना कर सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सालिम अली भाग 1 पढ़ा था। आज हम सालिम अली भाग 2 पढ़ने वाले हैं। लेखक कहता है, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक का कहना है कि वृंदावन में यमुना का सांवला जल सैलानियों को कृष्ण की याद दिला देता है, उनकी नटखट क्रीड़ाओं की याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी श्री कृष्ण वहाँ मौजूद हैं। यमुना का जल देखते ही हमें श्री कृष्ण की वो सारी बाल लीलाएं याद आने लगती हैं, जो हमने या तो पौराणिक कथाओं में पढ़ी हैं या सुनी हैं। कृष्ण ने कब गोपियों के साथ रासलीला की थी, वो भी हमें अपने आप याद आने लगती है। ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी करना, दूध पीना, यमुना के किनारे छाएदार कदम के वृक्षों के नीचे विश्राम करना और अपनी मनमोहिनी बांसुरी को बजाकर सबके मनों को मोहना। आगे लेखक कहता है कि वृंदावन की सुबह जो होती है ना, जब आप निकलते हैं वृंदावन की सुबह में, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक से कहीं से श्री कृष्ण आ जाएंगे। एक बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने का ऐसा अनुभव होता है मानो अभी अभी कहीं से श्री कृष्ण आ जाएं। उनके कहने का मतलब है कि उनकी मनमोहक बंसी का स्वर सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे, क्योंकि भारतीयों के मन में श्री कृष्ण की बंसी वादन का दृश्य समाया हुआ है। हम वृंदावन जाते हैं, गोकुल जाते हैं, और वहाँ की गलियों की जो पतली पतली सकरी गलियाँ हैं, उनमें से जब निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है ऐसे किसी गली में से श्री कृष्ण दौड़ लगाते हुए आ जाएंगे। आगे कवि लेखक कहता है, हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता होगा, लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का एक जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? शाम के समय जब सारे के सारे सैलानी तीर्थ स्थल से भक्तगण जाने लगते हैं, सूरज ढलने की अनुभूति होने लगती है, तब एकाएक ऐसा लगता है कि इस नंदन वन में कहीं से श्री कृष्ण दौड़ते हुए आने वाले हैं और गोपियों के साथ रासलीला रचाने वाले हैं। शाम ढलते ही जो जब वो गायों को लेकर वापस आएंगे और फिर गोपियों के साथ संगीत में रासलीला रचाएंगे, उसकी अनुभूति आज भी भारतीय महसूस करते हैं। लेखक कहता है कि वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर भक्तगण दर्शन के लिए वर्ष भर आते जाते हैं। वे यहाँ आकर कृष्णमय हो जाते हैं, मतलब वह कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। सुबह शाम उनके मन में बस कृष्ण की बांसुरी और कृष्ण का ही वो मनमोहक छवि उनकी उनके सामने आती रहती है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसको हर वक्त महसूस करते हैं। कवि कह रहा है, आपको ऐसे ही प्रकृति को भी हर वक्त महसूस करना होगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच्चे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब लेखक सालेम अली के व्यक्तित्व से हमें परिचित कराते हुए कहते हैं कि सालेम अली का व्यक्तित्व कैसा है।
सालेम अली दुबले पतले हैं, बहुत हट्टे कट्टे नहीं हैं। तो लेखक कहता है, मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हम जरा नज़र डाल लेते हैं कमज़ोर काया वाली, मतलब शरीर कमज़ोर है, उस व्यक्ति पर जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सतह तक पहुंचने लगभग लगभग 100 वर्ष की आयु होने वाली थी। 100 वर्ष होने से थोड़े ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेखक कहता है, संभव है कि बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, इस कारण से थकान हो गई होगी, इस कारण से शरीर कमज़ोर पड़ गया होगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी नहीं छीन सकी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेखक कहता है कि सालेम अली मरते तो मर गए, उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन पक्षी प्रेम उनकी नज़रों से खत्म नहीं हुआ है। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही तो उतारी गई थी। सालेम अली हमेशा अपने गले में एक दूरबीन डाले रहते थे, पक्षियों की तलाश करने के लिए, पेड़ों में, जंगलों पे। लेखक कहता है कि वो दूरबीन जो थी ना, वो दूरबीन केवल तब उतारी गई जब उनकी मृत्यु हो गई, वरना वो हमेशा उनके गले में ही पड़ी रहती थी। आगे लेखक कहता है, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। लेखक का कहना है कि सालेम अली से अच्छा कोई पक्षी प्रेमी शायद ही इस दुनिया में हुआ हो। इस दुनिया के सबसे अच्छे पक्षी प्रेमियों में सालेम अली का नाम आता है। लेकिन कभी कभी वो बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। हमेशा उनकी आंखों पर दूरबीन नहीं रहती थी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कह रहे, वो हमेशा प्रकृति को प्रकृति से की दृष्टि से ही देखते थे, और ऐसा लगता था जैसे वह प्रकृति को अपने में बांध रहे हैं, प्रकृति उनको अपने में नहीं बांधती थी। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल होते थे। वह प्रकृति को तो आकर्षित उससे तो आकर्षित होते ही थे, प्रकृति को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। प्रकृति इतनी अनमोल है, उसमें इतने रहस्य हैं, वो उन रहस्यों को सालेम अली हमेशा खोजते रहते थे, ढूंढते रहते थे। उनके लिए यह दुनिया उन्होंने बड़ी ही मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी थी। लेखक कहता है कि जो इतने बड़े पक्षी प्रेमी बने, प्रकृति प्रेमी बने, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा साथ था, वह था उनकी पत्नी का, उनकी जीवन साथी का, जो उनके साथ ही पढ़ती थी। फिर प्यार हुआ, और प्यार होते होते वह प्यार उनका पति पत्नी के रूप में बदल गया, और उन्होंने एक दूसरे से विवाह कर लिया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइंट वैली को रेगिस्तान हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे थे। चौधरी चरण सिंह तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। सालेम अली और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पक्षियों के बारे में वकालत करने वाले व्यक्तित्व थे, अर्थात चौधरी चरण सिंह को भी पक्षियों से प्रेम था, प्रकृति से प्रेम था। सालेम अली केरल की साइंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने की योजना लेकर ही चौधरी चरण सिंह से मिले थे, क्योंकि वह उस समय के प्रधानमंत्री थे, जैसा मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को। वे चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी से पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, तो उसको सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी, अर्थात वह भी उससे बहुत दुखी हुए थे। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है, अर्थात दोनों की मृत्यु हो गई है। कौन बचा है जो अब सौदी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात लेखक का कहना है
कि अब कोई नहीं है जो या तो प्रकृति की चिंता करे या इन पक्षियों की चिंता करे, क्योंकि सारे के सारे लोग स्वार्थी हो गए हैं और उन्हें बस अपना ही हित दिखता है, प्रकृति और पक्षियों का नहीं। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बोलें। डी.एच. लॉरेंस अंग्रेजी के एक बहुत अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे तथा उन्हें प्रकृति से भी गहरा प्रेम था। वे प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते थे। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत खुले और सीधे साधे इंसान थे। ये बात शायद आप लोगों को ना मालूम हो। उन्होंने गौरैया तथा अन्य पक्षियों से इतना अधिक लगाव था कि उन्होंने कई अपनी रचनाओं में इनका जिक्र किया है। डी.एच. लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा, जैसा कि लेखक ने भी बताया है। उसने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि लॉरेंस के बारे में जितना अच्छा उसकी छत पर बैठी गौरैया जानती है, उतना अच्छा वह नहीं जानती। आगे लेखक कहता है कि लॉरेंस की पत्नी कहती है वो सचमुच इतना खुला और साफ दिल था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो केवल छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी, इतना वो नहीं जानती थी। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। लेखक कहता है कि सालेम अली जटिल प्राणी पक्षियों को ज़्यादा महत्व देते थे, ना महत्व देते थे ना प्यार करते थे। वह तो वास्तव में उनको अपना जीवन मानते थे। बचपन में वह पक्षियों से प्रेम नहीं करते थे। सालिम अली की बचपन में एक घटना घटित हुई और उनकी एयरगन से एक नीलकंठ वाली गौरैया घायल हो गई और उसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और उनको ले जाकर पक्षी प्रेमी बना दिया और उन्होंने फिर अपना पूरा का पूरा जीवन पक्षियों की देखभाल, उनकी खोज में ही लगा दिया। लेखक कहता है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन गए। मतलब प्रकृति में ऐसे रम गए कि उसको शब्दों में बयां कर पाना संभव ही नहीं है। वह सागर की गहराई जैसे उसमें रम गए थे। अब लेखक कहता है कि वह कब लौट कर आएंगे आएंगे भी कि नहीं आएंगे नहीं पता। जब तक वो नहीं लौटे क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंख नम है, सालिम अली तुम लौट आओ। लेखक दुखी है और सालिम अली को वापस आने का अनुरोध कर रहा है। उम्मीद कर सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आ जाएगा और आप परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।